हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 9 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है बताना है आपको। 5, 7, 9, 11। तो बताइए ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं। तो सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बेसिस पे उत्तर प्रदेश को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको तराई रीजन दिख जाएगा, इधर आपको सेंट्रल प्लेन दिख जाएगा, ठीक है। फिर ये बुंदेलखंड रीजन हो गया, इधर विंध्याचल रीजन हो गया, 4 हो गया। ये ईस्टर्न प्लेन हो गया 5, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन 6, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन 7 और वेस्टर्न प्लेन 8 और 9वां जो आपका है सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। तो पूरा 9 आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो पूरे 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। यहाँ पर 2 टर्म आपको दिख रहा है ना, एग्रो एंड क्लाइमेटिक, ठीक है। तो क्लाइमेट के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे ना कि कहां पर कौन से क्रॉप को बोना है, किस एरिया में कैसी रेनफॉल हो रही है, कितनी रेनफॉल हो रही है, हैवी रेनफॉल है कि बहुत कम रेनफॉल हो रही है, साथ ही साथ वहां का सॉइल कैसा है, उपजाऊ है या फिर उपजाऊ नहीं है, रॉकी है। जैसे अगर हम बुंदेलखंड और विंध्याचल रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर जो सॉइल है वो रॉकी है, ठीक है। तो यहाँ पे पथरीले हैं तो वहां पर उस तरीके की खेती की जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बेसिस पे हमने उत्तर प्रदेश को 9 जोन्स में डिवाइड किया है, जहां पर किस तरीके का क्लाइमेट है वो ये डिसाइड करता है कि वहां पर किस तरीके की खेती होगी। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो, अगर हम बात करें आपका बुंदेलखंड रीजन की, जिसमें कि ललितपुर, झांसी, महोबा ये सब आ गया, और यहां पर अगर हम बात करें विंध्याचल रीजन की, जहां पर आपका मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र आ गया, यहां पर मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर मिनरल्स आपको इसी रीजन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे और प्रश्न देखते हैं, चीजें क्लियर होती चलेगी। तो सी आपका सही उत्तर है। अब देखो मिनरल की बात हम कर रहे थे तो ये एक प्रश्न है। दूसरा ध्यान देना, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो जिस माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए। वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। मिनरल इन उत्तर प्रदेश आर मेनली फाउंड इन द प्लेटू एरियाज ऑफ साउथ। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइड और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। ए बी सी डी में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। अभी जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साउथ में, इधर के रीजन्स में हमें ज्यादातर मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है जो कि पहले स्टेटमेंट में आपको दी गई थी। फिर दूसरी चीज आप यहां पर देखिए, एंडालुसाइड और डायस्पोर की बात की गई है। अगर हम एंडालुसाइड की बात करें तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट कहा जाता है, ठीक है, और ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम्स के ओर हैं ये दोनों, जो कि जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो है मुख्य प्रमुख धारक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइड और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। अगर हम देखें तो यहां पर लगभग 78% एंडालुसाइड, 37% डायस्पोर और 17% सिलिमिनाइट तथा 10% पायरोफाइलाइट के संसाधन विद्यमान हैं। ये रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो हमीरपुर जो है वो डायस्पोर
में एक अग्रणी जिला है, ठीक है। आगे है हमीरपुर, फिर उसके बाद झांसी, ललितपुर, महोबा। मैंने आपको बताया ना मेनली ये साउथ में, अगर आप देखेंगे बुंदेलखंड रीजन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, बुंदेलखंड रीजन को देख लो यहाँ पर, ये आपका बुंदेलखंड रीजन हो गया इधर। तो ये ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा दिख रहा है आपको। तो मेनली जो मिनरल्स है वो हमें इस रीजन से मिलते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज नोट करते हुए चलिए। यहां पर भी मैप अवेलेबल था, ये देखो, ये ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है। और ये जो आपका यहां पर देखो, ये हमीरपुर, यहाँ पे रेड ऐसे गोल सा है ना, तो ये डायस्पोर को इंडिकेट कर रहा है। तो अग्रम जिलों में आपका आगे जो जिले हैं उसमें हमीरपुर याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देयर आर टोटल 16 डिवीजन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 16 मंडल है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ डिवीजन हैज मैक्सिमम 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। पढ़ लीजिए क्लास में, थोड़ा सा साइड में हो जाऊं ताकि आप लोगों को प्रश्न पढ़ने में दिक्कत ना हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 16 नहीं 18 मंडल है, ठीक है। और कानपुर, लखनऊ, मेरठ में सर्वाधिक 6 जिले हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर कौन से कथन सही है बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसी वजह से आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 सही है, पहला गलत है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, मैंने आपको बताया 18 मंडल है। कौन कौन से हैं एक बार देख लो, यहां पर आगरा, आजमगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, मुरादाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, बरेली, ठीक है। उसके बाद मेरठ, वाराणसी, बस्ती, लखनऊ, देवीपाटन, मिर्जापुर और सहारनपुर। और अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम गठित मंडल कौन सा है, सबसे नया मंडल कौन सा बना है उत्तर प्रदेश में, जो कि 18वां मंडल है, वो है अलीगढ़, ठीक है। और अलीगढ़ को अगर आप देखेंगे तो आगरा मंडल से अलग करके अलीगढ़ मंडल बनाया गया है। और अलीगढ़ मंडल में आपका अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जिला सम्मिलित है, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड ये प्रश्न आपके हैं। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, अभी प्रश्न में दिया गया था ना, तो वही चीज यहां पर बोली गई है। चल आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आप बताते हुए चल रही हूं, नोट डाउन करते हुए चलिए। इस प्रश्न को देखिए, चौथे प्रश्न को, For the first time in independent India, Uttar Pradesh passed the United Province Panchayat State Act 1947 and established Gram Sabha in year 1949 with the aim of implementing the Panchayati Raj system. स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम, राज्य अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जो है वो 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखो क्या लिखा है, इन उत्तर प्रदेश बाय नोटिफिकेशन डेट याद रखना 23 अप्रैल 1994 स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, जिसका कि मेन पर्पस क्या था, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड अर्बन बॉडीज। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। कहीं पर भी अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा समय और मिलना चाहिए प्रश्नों को पढ़ने के लिए, तो आप अपने अनुसार वीडियो को पॉज कर लीजिए। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अधिसूचना के द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
जो है वो 23 अप्रैल 1994 को की गई थी और वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत अगर पूछेगा तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के तहत। चल आगे देखिए हम लोग इस प्रश्न को देखिए, Which of the following are measures to promote ecologically sustainable development in the context of इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में पारिस्थितिकी सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है कि इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर भी सतत विकास की बात आएगी वहां पर आप भविष्य की बात करेंगे, जो भविष्य की जनरेशन है, फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन पर फोकस किया जाएगा। टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, आप जो वर्तमान में जो लोग हैं उनकी जरूरतों को आप इस तरीके से पूरी कर रहे हैं कि जो आने वाली भविष्य की जो जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें अपनी प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, खत्म नहीं कर देना है, चीज़ों को अपने आने वाली जो भविष्य की हमारी पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी बचा के रखना है। हाँ, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, टू मेक प्रोविजन फॉर एक्सटेंडेड इरिगेशन फॉर अ क्रॉप ग्रोइंग एंड पर्शर डेवलपमेंट, फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो एक अच्छी चीज है। इसमें देखो सस्टेनेबिलिटी की बात की है तो पॉजिटिव देखना, बस पॉजिटिव है। कृषि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करना, ठीक है। वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण करना, तो हम कह सकते हैं सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कहीं पर भी टर्म इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आए, सस्टेनेबिलिटी आए, एम्प्लॉयमेंट आए, तो आपको एक ही चीज देखनी है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप उसको सही मान सकते हो। यहां पर कुछ ऐसा तो लिखा नहीं था कि पेड़ों की कटाई कर देंगे या फिर हम और कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर देंगे लोगों का कैनाल के प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं लिखा था। तो अगर ऐसा होता कि पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन की बात की होती या डिस्प्लेसमेंट की बात की होती तो वो थोड़ा नेगेटिव सेंस देता, तो फिर आपको सोचना पड़ता। यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट है ये आपका पॉजिटिव था, तो हम उसको सही मान सकते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास की बात की गई है और सतत विकास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। मैंने आपको पहले भी बताया, सस्टेनेबिलिटी जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। तो हमें प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को फुलफिल करना है और रिसोर्सेज को रिजर्व और कंजर्व करके रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। डिफाइन कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज प्रेजेंटेड फॉर दिस इन ईयर 1987। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, लिख लो, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, सबसे पहली बात, ये आपका 1997 में प्रस्तुत किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से। किससे? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है ये, ठीक है, ना कि सस्टेनेबिलिटी की बात यहां पर की गई है। हाँ, 1987 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कि कौन सी रिपोर्ट थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। आपकी परीक्षा में पूछा गया है ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। जिसमें कि पहली बार सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है। तो यहां पर होना चाहिए वर्ष 1987 में इसके लिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, तब ये स्टेटमेंट सही होता। क्योटो प्रोटोकॉल को प्रस्तुत किया गया है 1997 में और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। टू लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ, इसको करो, टू लिमिट टू ग्रोथ नहीं, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट के बाद इस विषय पर चर्चा
आरंभ हुई। ये बिल्कुल सही है। अब हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका शॉर्टेज होने लगेगा, लिमिट टू ग्रोथ, ये ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट इससे रिलेटेड थी, सही है। वर्ष 1968 में एहर लिंच में दी पॉपुलेशन बम्प की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था, बी स्टेटमेंट सही नहीं था, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है क्लास, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है जो बता रही हूं, लिखते चलो, नोट करते हुए चलो। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्यतः ये 6 गैसेस के एमिशन को कम करने की बात की गई है। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात कही गई है क्योटो प्रोटोकॉल में। ये याद रखना, CO2, CH4, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन PFC और SF6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल में सम्मिलित किया गया है, इसको ग्रीन हाउस गैसेस में रखा गया है, ठीक है। हाँ, जब हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो ओजोन डिप्लीशन के पीछे भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो जिसमें ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात की जाती है, तो वहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आने वाली परीक्षा में आपको परेशान करने के लिए कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दे दे। अब यहां पर देखना, जब दोहा अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ है, और दोहा अमेंडमेंट कब हुआ है, 2012 में हुआ है। जो भी चीज बता रही हूं नोट करते हुए चलो, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 7वें प्रश्न को देखें। पेरियार टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, which is in which state of India? भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के अंतर्गत पेरियार बाघ रिजर्व को शामिल किया गया है, जो भारत के किस राज्य में है? तो बताइए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु? तो यहां पर जब भी हम पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पेरियार टाइगर रिजर्व कहां है, केरल में है, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है, एक आसान प्रश्न मानूंगी मैं इसे, सी सही उत्तर है। चलो 8वें प्रश्न को देखें। कहीं पर भी लगे कि उत्तर बहुत जल्दी दे रही है मैम, तो क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, प्रश्न को पढ़ोगे, उत्तर देने का प्रयास करोगे, ये चीज याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसको 1971 में अपनाया गया था, या एक अंतर सरकारी संधि है। भारत में 1985 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी, ठीक है। अब बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। इसको 1971 में अपनाया गया था। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है ना, वेट लैंड से रिलेटेड है, ये आपको पता होगा। 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया था, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है ये। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस कन्वेंशन वॉज रेक्टिफाइड इन इंडिया इन 1985, ये गलत है, ये इसे रेक्टिफाई किया गया 1982 में, ये याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है, तो इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। यह अंतर सरकारी संधि है, यह आर्द्र भूमि और उनके साधनों के संरक्षण तथा उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। भारत की बात करेंगे तो भारत ने इसे 1982 में अपनाया था। अच्छा, यहां पर रामसर साइट से रिलेटेड जो भी करंट के अपडेट्स होते हैं उसको करके जाना कि अभी कौन से साइट्स को रामसर साइट्स में रखा गया है, भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, ये अपडेट होते रहते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ नंबर बता दूं, अभी 2 दिन बाद कुछ अपडेट हो जाए तो फिर कंफ्यूजन होगी। इसीलिए जब भी आप एग्जाम में अपीयर होइए तो आप वेटलैंड्स की एक बार सूचियों को देख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। नीति आयोग ने
ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट का अनावरण किया है। ये बिल्कुल सही है कि नीति आयोग ने ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री का अनावरण किया है। यह रिपोर्ट उर्वर भूमि की क्षमता को दर्शाती है, फर्टाइल लैंड की पोटेंशियल को ये रिपोर्ट दर्शाती है, ये गलत है। ठीक है, यहां पर रीस्टोरेशन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, रीस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड की बात की गई है। तो फिर हम यहां पर फर्टाइल लैंड की क्यों बात करेंगे? ये चीज तो क्लियर होगी ना कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके पोटेंशियल को दर्शाती है? वेस्ट लैंड के पोटेंशियल को दर्शाती है। तो यहां पे दिस रिपोर्ट शोज द पोटेंशियल ऑफ फर्टाइल लैंड, नहीं वेस्ट लैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा कथन सही है बोला गया है? तो केवल एक आपका सही है। ये चीज क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़े। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड वाज हेल्ड इन फ्रांस। पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष परिषद के लिए वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद की बैठक फ्रांस में आयोजित हुई थी। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को परिषद का लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। तो यहां पर किसके लिए? कुनमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, फंड करना है, हम कह सकते हैं। फाइनेंसिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। ये इसके एम की बात की है, ऑब्जेक्ट की बात की है, क्या ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसकी जो बैठक थी वो फ्रांस में नहीं हुई थी, वो यूएसए में हुई थी, ये याद रखिएगा। तो कौन से कथन सही हैं? केवल 2 सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। पढ़ लीजिए प्रश्न को आराम से, फिर उत्तर देने का प्रयास करिए अगर कहीं पे भी लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष परिषद के लिए जो वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद की बैठक थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई थी, ना कि फ्रांस में, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, इस परिषद को अगस्त 2023 में वैंकूवर कनाडा की 7वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा असेंबली में लॉन्च किया गया था। यह भी याद रखिएगा। वैसे आपकी परीक्षा में अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं देखे गए हैं, ज्यादातर ऐसे प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा ध्यान दे लिया करिए, कभी हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। चलो, after agriculture the largest industry providing maximum employment in the state is handloom industry। राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश में वो है हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री। सही है। उत्तर प्रदेश रैंक अमंग द टॉप इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर हम देखें, स्टार्टिंग में कभी उत्तर प्रदेश आगे होता है शुगर केन प्रोडक्शन में, कभी महाराष्ट्र, इन दोनों में बैटल चलती रहती है जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप में रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लखनऊ इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर लखनऊ को कहा जाता है, ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि कानपुर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये चीज क्लियर है। तो यहां पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1-2, बी आपका सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे नोड्स की स्थापना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, गौतम बुद्ध नगर। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो अलीगढ़, आगरा, झांसी तो है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, बी आपका सही उत्तर होगा क्लास। यहां पर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा नोड्स की स्थापना निम्नलिखित स्थानों में हुई है, जिसमें अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है और लखनऊ है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर नहीं है। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डिफेंस कॉरिडोर की बात की गई है तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया एरोस्पेस पार्क की स्थापना कहां पर हुई है तो आप बताएंगे लखनऊ। देख लो, यहां पर एरोस्पेस पार्क की स्थापना की बात की गई है, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ और कानपुर जो है वो रक्षा औद्योगिक गलियारे में और एरोस्पेस पार्क में, दोनों में आपके सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क की स्थापना कहां पर हुई है? कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। ये चीज नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 13th क्वेश्चन को हम देखते हैं। Consider the following statement with reference to the geographical location of Uttar Pradesh. Largest border of Uttar Pradesh touches मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर हम देखें, सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। बिल्कुल सही है, मैं आप में अभी बताऊंगी। सहारनपुर इज ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच शेयर इट्स बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। अभी आप देखेंगे, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपने बॉर्डर को शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ टोटल ऑफ 8 स्टेट यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ दिल्ली। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा 8 राज्यों के साथ शेयर करता है, प्लस दिल्ली के साथ एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये 9 होगा, ना कि 8, ठीक है। 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 गलत है, लेकिन पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर एक बार देख लो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये जो बुंदेलखंड रीजन है इधर का, ठीक है, और इधर आपका विंध्याचल रीजन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये इतना देखो, ये मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराती हूँ, ध्यान देना क्लास जो बता रही हूँ। अगर आप ये ललितपुर देख रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, एक राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है और वो झांसी है। अगर आप देखोगे ललितपुर एंटायरली मध्य प्रदेश में आपका लाई करता है, इधर भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करा, इधर भी, बस उत्तर प्रदेश के एक जिले के साथ ये जुड़ा हुआ है और वो जिला है झांसी। फिर यहां देखो सहारनपुर इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, बॉर्डर को शेयर करता है। पहला हिमाचल प्रदेश, अभी आपने देखा कि सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब और 2 स्टेट क्या हो गए? दूसरा उत्तराखंड हो गया और फिर हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। 3 स्टेट्स के साथ सहारनपुर अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यहां पर देख लो सोनभद्र दिख रहा है। सोनभद्र जो है वो 4 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, 4 स्टेट्स के साथ। यहां पर तो मध्य प्रदेश क्लियर है, फिर इधर देखोगे तो छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। और अगर परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि अपने बॉर्डर को शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ, तो क्या उत्तर दोगे? सोनभद्र। या फिर पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, जिला ऐसा है जो कि अपने बॉर्डर को शेयर करता है झारखंड के साथ, तो क्या दोगे उत्तर? सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वो अपने बॉर्डर को 4 राज्यों के साथ शेयर करता है। पहला
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जब हम बात करते हैं सहारनपुर की तो 3 राज्यों की हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स बता रही हूं महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर तुम देखोगे आगरा और मथुरा को, ये देखो आगरा और मथुरा को अगर ध्यान से देखो, तो ये अपने बॉर्डर को किसके साथ शेयर कर रहे हैं? राजस्थान के साथ शेयर कर रही हैं। ये चीज क्लियर है? बताओ, यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई? चल, अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देख लो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से नगर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? तो गंगा नदी के किनारे की बात की गई है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ। तो बताओ, लखनऊ में कौन सी नदी है? राप्ती नदी है, अरे सॉरी, गोमती नदी है, गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी। राप्ती नदी आपका गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में राप्ती नदी हो गई, लखनऊ में गोमती नदी हो गई। तो 4 का गोमती नदी हो गया। तो यहां पर कौन कौन स्थित है? 1, 2, 3 तो हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर गोमती नदी है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर हो गया। अब देखो, गंगा किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। ये कुछ प्रमुख जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 15th प्रश्न को देखो, एक तरफ झील के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको स्थान दिया गया है। सुर सरोवर। सुर सरोवर की जब भी बात हो तो याद रखना सुर और आगरा। ठीक है, ताज, वहां ताज में देखते ना सुर लगाते हैं, तो सुर सरोवर। तो आगरा, ए का सेकंड, 2 जगह दिया गया है। गौर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये शाहजहांपुर है। ठीक है, बरुआ सागर की हम बात करेंगे तो झांसी, बड़ा ताल, रामपुर। उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। क्लियर क्लास? ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लो, सुर सरोवर, आगरा। गौर झील की हम बात करेंगे, ठीक है, ये ए। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, मैंने आपको बताया सही है, बस ध्यान दीजिएगा। जब हम 1 मिनट क्लास को सही कर लीजिए। जब हम सुर सरोवर की बात करेंगे तो आगरा हो गया, ये चीज क्लियर है। जब हम गौर झील की बात करेंगे तो गौर झील आपका कहां पर है? रामपुर में है। बोला जाता ना, मैंने आपको याद कराया था अगर ध्यान होगा, कि राम की बातों पर जहां राम आए तो थोड़ा गौर करिए। मैंने आपको बताया था ना, जब संत कबीर नगर की बात करेंगे तो ऐसे सोच लीजिए, बस सोचने के लिए याद करने का ट्रिक बताया था कि संत कबीर नगर की जब हम बात करेंगे तो कबीर जी खीरा खाते थे, तो बखीरा झील। मैंने आपको बताया था ना ये सारी चीजें। जब हम बात करेंगे हरदोई की तो सांड याद रखेंगे आप, सांड को सोचिए, तो सांडी, हरदोई। ठीक है, सुर सरोवर, आगरा। इसी तरीके से गौर झील रामपुर हो जाएगी। ठीक है, राम गौर फरमाइए। ठीक है, बरुआ सागर की जब हम बात करेंगे तो झांसी, और बड़ा ताल की बात करेंगे तो शाहजहांपुर। बोला था ना, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा मुगल सम्राट था शाहजहां, ऐसे करके याद रखना। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो ए का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहां पर जब हम सुर सरोवर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है, आप सुर से याद रखिएगा। सुर आप कहां लगाते हैं? आगरा में लगाते हैं। ठीक है, फिर बड़ा ताल, मैंने आपको बोला था कि बड़ा से आप याद रखिएगा, बड़ा राजा था कौन? शाहजहां। ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आप ऐसे याद रखोगे तो। ठीक है, बरुआ सागर झांसी याद रखिएगा, कुंद्रा उन्नाव याद रखिएगा, मदन सागर महोबा याद रखिएगा, टांडादरी मिर्जापुर, बेला सागर महोबा याद रखिएगा ये सारी चीजें। फिर देखो दरवन झील अंबेडकर नगर, सुरहा ताल, ये देखो सुरहा ताल है ये बलिया, करेला लखनऊ, समसपुर। मैंने आपको बताया था ना कि सब लोग, समस जितने सब लोग हैं, समस लोग राय देने आ जाते हैं। ठीक है, सभी लोग राय देने आ जाते हैं, तो समसपुर रायबरेली में है। राधा कुंड पता है मथुरा में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, शेखा झील अलीगढ़ में, मोती झील कानपुर शहर में। तो यहां से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद स्टेट ऑफ हरियाणा।
हरियाणा के साथ कौन कौन से, अगर हम देखें जो आपके कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि अपने बॉर्डर को हरियाणा के साथ शेयर करते हैं? सहारनपुर, मथुरा, बागपत, अलीगढ़। तो अगर आपको अभी मैप में मैं दिखाती हूं, ये चारों जो हैं अपने बॉर्डर को हरियाणा के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहां पर देख लो, एक बार रिवीजन कर लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब हम सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि अपने सीमा को साझा कर रहा है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है किसके साथ? छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ। क्लियर है? जब राजस्थान की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि ध्यान से देख लो कि राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के दो जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, एक मथुरा है और दूसरा आगरा है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के दो जिले जो हैं वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं, अपने बॉर्डर को, सीमा को साझा कर रहे हैं। हरियाणा के साथ देख लीजिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो मथुरा है वो अपने बॉर्डर को राजस्थान के साथ शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है, और हरियाणा दोनों के साथ। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान के साथ मथुरा अपने सीमा को साझा कर रहा है। बिहार की बात करेंगे तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र बिहार के साथ अपने सीमा को साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ 7 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर कुल कितने जिले हैं? 11। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। ये याद रखिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के साथ आगरा हो गया, पहले इटावा हो गया, ठीक है, इधर जालौन हो गया, झांसी हो गया, फिर ललितपुर हो गया, फिर महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये चीज क्लियर है। यहां पर मथुरा को अगर आप देखोगे तो मथुरा जो है वो अपने बॉर्डर को राजस्थान के साथ इधर, और इधर अगर आप देखोगे तो हरियाणा के साथ साझा कर रहा है। इधर सोनभद्र को देखोगे तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को, सीमा को साझा कर रहा है। इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इधर सहारनपुर को देखोगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ये चीज क्लियर है। चलो, इधर नेपाल के साथ अगर दूसरे देश की ही बात कर ले तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। ये चीज क्लियर है। तो थोड़ा सा यूपी के मैप को याद करना शुरू कर दो, मेंस में भी हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981. In the year 1986, the amendment was made and noise was considered the cause of noise pollution. ठीक है, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, वर्ष 1986 में अधिनियम को संशोधित कर इसमें शोर को ध्वनि प्रदूषण का कारक माना गया। ये इसमें थोड़ा सा आपकी गड़बड़ी है, क्योंकि ये संशोधन जो है वो 1986 में ना करके 1987 में किया गया था, जिसमें ध्वनि को, नॉइस को रिस्पॉन्सिबल माना गया था नॉइस पॉल्यूशन के लिए। याद रखिएगा 1987 में ये किया गया था। हम साउंड की बात करें तो साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला आपका सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्स की यहाँ पर बात की गई है। कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों की बात की गई है यहाँ पे, नेचुरल सोर्सेस की। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, लैंडस्लाइड, इरोजन, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज, प्लांट एंड डेड लाइफ। अब जब हम बात करते हैं पेड़ पौधे तथा मृत
जीवन का सड़ना गलना, मतलब डिकम्पोजिशन की बात करें, अपघटन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, इसके वजह से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ये सही है। इरोजन जो है, ठीक है, अपरदन की बात करते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे भी पॉल्यूशन हो सकता है, सही है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन की जब हम बात करते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल जो है ये आपके नेचुरल सोर्स में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, ये नेचुरल सोर्स में नहीं आएंगे, प्राकृतिक स्रोत में नहीं आएंगे। यहां पर आपसे प्राकृतिक स्रोतों की बात की गई है, तो 2, 3, 4 ही खाली होंगे, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर होगा। अब थोड़ा सा हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वे छोटे ठोस या द्रव्य लिक्विड के कण होते हैं जो किसी तरल या वायु में घुले नहीं होते हैं। यहां पर ध्यान देना, घुले नहीं होते हैं बल्कि तैरते हैं। ये इतने छोटे होते हैं ना कि ये किसी भी मीडियम में घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते, वो उसमें तैरते हैं। तो जैसे आप ग्रेविटी की बात करते हैं, जब हम ग्रेविटी की बात करते कहते हैं ना, न्यूटन सोया हुआ था तो सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, न्यूटन के दिमाग में आया। हम कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे क्यों आ जाती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण ना। लेकिन यहां पर जब हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करते हैं, ये इतने लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि जिस मीडियम में होते हैं उस मीडियम में तैरते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसी वजह से हम इन्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे अगर हवा में हम देखें, वायु में हम देखें, तो पर्टिकुलेट मैटर्स की बात की जाती है ना। तो पर्टिकुलेट मैटर अगर 10 है तो उसका आकार 10 माइक्रोन है, और अगर 2.5 है तो 2.5 माइक्रोन उसका आकार है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं ना, जितने सूक्ष्म होंगे, जितने छोटे पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे, उतना ही हेल्थ इश्यू क्रिएट करेंगे। आप सोचो, अगर हवा में कोई आपका बड़ा कण है और आप श्वास ले रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो वो आपके नाक में आके फंसेगा और आप ऐसे हटा सकते हो। लेकिन अगर वो कण जो है वो बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, तो वो जब भी आप ब्रीदिंग करोगे, ठीक है, श्वास अंदर लोगे, तो वो कण आपके फेफड़े तक जाएगा। इसीलिए रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जितना छोटा कण है। पर्टिकुलेट मैटर्स, याद रखना ये चीज, ठीक है। आप देखते हो दिल्ली, नोएडा साइड में इस समय लोगों को सांस लेने में, मतलब ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वायु में पर्टिकुलेट मैटर्स, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर्टिकुलेट मैटर्स भी बढ़ रहे हैं। तो डस्ट, स्मोक, धुआं, सूत, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। वाटर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। जैसे कि मिट्टी के कण हो गए, जैविक पदार्थ हो गए, शैवाल हो गए। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में पूछ लिया जाता है प्रश्नों में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 19वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 19वें प्रश्न को क्या दिया गया है, थोड़ा सा साइड में हो जाऊं क्लास। मोस्ट वाटर पॉल्यूशन अकर फ्रॉम आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम एंड मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कॉज डिजीज लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड, ठीक है। जल प्रदूषण से डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, चलो ठीक है। कृषि में उपयोग होने वाले जैविक खाद्यों से भी जल प्रदूषण होता है। यहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, जैविक खाद्यों की। अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की बात की होती तो हम कहते हैं हाँ, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है। मैंने आपको यूट्रोफिकेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो यूट्रोफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था। यूट्रोफिकेशन में क्या मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, ठीक है, और किसी दिन बहुत तेज वर्षा हुई तो ये पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर हैं वो पानी में घुल के नदियों में जाकर मिल जाते हैं। तो जो भी वाटर बॉडी है, जो भी नदी है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है एनपीके, इनकी मात्रा बढ़ जाती है एनपीके की। और आप सभी को पता है कि पानी में एल्गीज होते हैं छोटे छोटे। अब जब इन एल्गीज को ये भोजन मिलेगा ना ज्यादा, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। एल्गल ब्लूम जिसे कहते हैं, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है पानी में। जो हरी हरी आप एल्गल ब्लूम देखते हैं ना, काई की तरह
हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे कई चीजें होती हैं। पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है O2, वो उसकी संख्या मतलब वो आपका कम होने लगता है अमाउंट में। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन जब पानी में कम होने लगेगा तो ये इंगित करता है कि वहां पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जलीय आपके जीव हैं, वो उस स्थान को छोड़ने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है। जब एल्गल ब्लूम होगा, जब एल्गीज की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी तो वो एक लेयर फॉर्म कर देंगे, सनलाइट को अंदर नहीं घुसने देंगे। साथ ही साथ जब इनकी बॉडी का अपघटन होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी में घटने लगती है, जिसके वजह से वहां पर जो जलीय जीव जंतु हैं वो उस स्थान को छोड़ने लगते हैं या फिर वो खुद मर जाते हैं, ठीक है। तो वो यूट्रोफिकेशन होता है जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण लौह इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम तथा मोटर उद्योगों से होते हैं, ये आपके गलत हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, वहां से सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? केवल 3 सही है, पहला दूसरा आपका गलत है, मैंने आपको बता दिया। तो ओनली बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 20वें प्रश्न को देखते हैं, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। देखो क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सहारा डेजर्ट। सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा रेगिस्तान में चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट तथा घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें बेदुइन और तुआरेग जैसे चलवासी जनजाति पाए जाते, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो बेदुइन ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, या फिर तुआरेग की अगर हम बात करें तो ये कहां देखने को मिलते हैं, तो सहारा रेगिस्तान में। फिर सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों द्वारा चावल, गेहूं और सेम जैसे फसल उगाई जाती है, सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी होगा। डी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है क्लास। चलिए, तो ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास को एंड करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में इंटीग्रेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को यहां पर कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेली टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे। मेंस की हम बात करेंगे, मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। कोर्स तो कवर किया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी बायलिंगुअल, लेकिन यहां पर आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये भी कराई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्स बुक बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे थ्रू ऐप। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स के सॉल्व कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। कोर्स वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ की है। जो स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में अपीयर करेंगे, उनकी पूरी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है क्लास, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए 8604409201। सारी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। डिकोड एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ है। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को कवर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ आप लोग खूब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट में जाते जाते एक ही बात आप लोग से कहूंगी कि हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने प्रति ईमानदार रहिए। ईश्वर आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। आपके माता पिता का आशीर्वाद, ठीक है, आपके शुभ चिंतकों का आशीर्वाद, आपके भाई बहन जो भी आपके सगे हैं,
उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना हुआ है, तो कभी भी निराश मत होइएगा जीवन में। हाँ, ये जो तैयारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कभी कभी समय लेती है और आप निराश होते हैं, स्वाभाविक है, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इससे आपको निराश नहीं होना है, सकारात्मक रहना है। मुश्किल होता है लेकिन रहना है और जीवन में मुस्कुराते रहिए, अपना कर्म करिए और ईश्वर आपको फल जरूर देगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अपना ध्यान दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और अपने पर और अपने ईश्वर पर सदैव विश्वास रखिएगा। तो धन्यवाद क्लास, यहीं पे इसको एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।